अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विधानसभा चुनाव के उपरांत विपक्ष सड़क पर पहली बार उतरा और समाजवादी पार्टी जो इस वक्त का लार्जेस्ट अपोजिशन है, उसने सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, लंबित भर्तियों और पुअर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के 21 विधायकों के एक गुट ने आज प्रदर्शन किया। साथ में पूर्व एमएलसी, पूर्व एमएलए, तमाम विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी भी इसमें सम्मिलित हुए। उन्हें हिरासत में लिया गया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन विपक्ष अब लगातार प्रदर्शन करेगा 5 दिन, यानी विधानसभा सत्र जिस दिन से प्रारंभ होना है उस दिन तक समाजवादी पार्टी के विधायक टुकड़ों में प्रदर्शन करेंगे इन मुद्दों को लेकर। तो क्या ये निरंतरता बनी रहेगी और विपक्ष का इस तरह सड़क पर उतरना क्या संकेत दे रहा है? क्या बीजेपी पर कोई दबाव बन रहा है और क्या सरकार इस पूरे मामले को विधानसभा में एड्रेस करेगी जो मुद्दे अपोजिशन उठा रहा है? आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का विपक्ष सड़क पर फाइनली उतर आया और मजबूती के साथ उतरा। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों का एक समूह जिसमें 21 मौजूदा एमएलए, उनके साथ कई एमएलसी और पार्टी के चुनाव लड़ चुके तमाम प्रत्याशी सम्मिलित थे। उन सब ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन से आने पहले जो विधायक घरों में पाए गए, पुलिस ने उन्हें घर पे ही हाउस अरेस्ट कर लिया, नज़रबंद कर लिया और घर पे ही रोक दिया। जो घर से भागने में कामयाब हुए, जो होशियार थे, जिन्हें पता है कि इस तरह की प्रदर्शन की कॉल के बाद पुलिस घरों पर दबिश मारती है, वो होशियार विधायक पार्टी दफ्तर में शरण लेने को तत्काल पहुंच गए। लेकिन रात में जो घर रुके वो घर पे हाउस अरेस्ट कर लिए गए। लेकिन सड़क पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विक्रमादित्य मार्ग, समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर जाने वाली रोड बंद कर दी गई। कुछ विधायक साइकिल चलाते हुए विधानसभा तक पहुंच चुके, विधान भवन तक पहुंच गए थे, उन्हें वहां से अरेस्ट किया गया। बाद में सबको रिहा कर दिया गया। ये प्रदर्शन क्यों हुआ? ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पुअर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ और लंबित पड़ी भर्तियों के खिलाफ था। और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। रोज कल भी प्रदर्शन होगा। अब 21 कौन से वाले एमएलए हैं ये किसी को नहीं पता, ये बात ऐन वक्त पर खुलासा होता है। तो पुलिस को अब सब पर निगाह रखनी पड़ेगी, जितने एमएलए हैं सब पे, कि नेक्स्ट 21 कौन है। तो क्या समाजवादी पार्टी की निरंतरता जारी रहेगी विरोध प्रदर्शन को लेकर? और ऐसे विरोध प्रदर्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? विधानसभा का सत्र 19 तारीख से शुरू होगा। मानसून सत्र है, मैं 4-5 दिन चलने वाला सत्र है, ज़्यादा लंबा खींचेगा नहीं। ऐसे में विपक्ष प्री रोल कर रहा है, यानी सत्र शुरू होने से पहले ही मामले को गर्मा देना चाहता है और उसकी गर्मी आज सड़क पर दिखी। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आज हम डिबेट में इसका असेसमेंट करेंगे और उनको भी जवाब है जो लोग ये कहते थे कि विपक्ष कहाँ है, तो विपक्ष सड़क पर आ चुका है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिबेट में चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने। समाजवादी पार्टी के लोग गेट को खोलकर बाहर आ चुके हैं और अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए, योगी सरकार डर गई है। महंगाई पे, बेरोजगारी पे बोलने तक की आजादी नहीं है। पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। इस सरकार को अब जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल तरह फेल है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गृहिणियों को इतनी परेशानी है, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। गुलाम सुनना नहीं चाहते अपना विरोध, सच्चाई सुनना नहीं चाहती पुलिस, सच्चाई सुनना नहीं चाहता मुख्यमंत्री। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज सड़कों पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई चरम पर किया है। इन्होंने जो भी वादे किए थे एक पूरा नहीं किया है। घोषित इमरजेंसी है, बीजेपी सरकार डर गई है। माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान में ये धरना होने जा रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों के आरक्षण खत्म किया जा रहा। सरकार डर गई है, हम लोगों को गिरफ्तार कराया है। आज ये योगी सरकार पुलिस को आगे करके हम विधायकों को डिटेन करने का काम कर रही है। महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे ये सरकार घबराती है, इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। जब हम लोग अपने मुद्दों को लेकर के विधानसभा की ओर जा रहे थे और रास्ते में जिस तरह व्यवहार किया गया, जिस तरह घसीटा गया, हमारे हाथ में भी चोट आ गई। अब तो एक्सरे के बाद पता चलेगा क्या है।
लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जो परिस्थितियां और स्थितियां पैदा की जा रही हैं, एक चुने हुए विधायक को जो जनता से निर्वाचित होकर के आ रहा, वो विधानसभा नहीं जा सकता। महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास जाने देते थे, लेकिन आज दमन से जुल्म से सारे विधायकों को जो हाउस अरेस्ट करने का काम हुआ है। हम लोग महंगाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जनताओं के लिए कर रहे हैं, और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे प्रशासन को हम लोग से दिक्कत हो। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक और फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी से हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से, और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। मनोज पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज ये धरना प्रदर्शन अचानक आप लोगों का क्यों शुरू हो गया? क्या वही कारण है जिनका उल्लेख आपने किया, या इसके पीछे कोई और भी मकसद है, और इसको किस तरह से आप चला रहे हैं इस प्रदर्शन को? और दूसरा, आज हुआ क्या आप लोगों के साथ? और सुना कल रात में काफ़ी फोर्स आपके घर गई थी, आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है आदरणीय ब्रिजेश जी। मैं आपकी क्रमशः तीनों बातों का जवाब दूंगा। एक, आपने कहा कि क्या आवश्यकता पड़ गई धरना और प्रदर्शन की, तो ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा 1992 की स्थापना से लेकर के, और उसके पहले भी सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। समाजवादी पार्टी का आप इतिहास देखिए, आदरणीय नेताजी ने 23 महीने तक किसानों के आंदोलन में अलग अलग बार वो जेलों में उन्होंने जेल काटी है, और समाजवादी पार्टी हरदम किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों के हितों की लड़ाई को लड़ा है, और उसके लिए उसने तमाम कुर्बानियाँ भी दी है। जहाँ तक आज का सवाल है, तो आज ये जो सवाल कोई नया सवाल नहीं था। हमने लगातार इसके पहले भी 2 दिन पहले पार्टी की ओर से अधिकृत प्रेस वार्ता करके हमने ये बताया था कि समाजवादी पार्टी के 21 विधायक जो अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर और निर्धारित 2 घंटे के समय पर एक कार्मिक धरना देंगे, ना कि प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के पास बैठ करके हम लोग आज जो समस्याएं हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, जिस तरीके से सामान्य और आम दिनचर्या में काम आने वाली रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, आटा, दूध, दही, तेल, रिफाइंड, सरसों का तेल, दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, इसमें जिस तरीके से बढ़ोतरी जीएसटी के नाम पर की गई है, आज आम आदमी तो पहले से ही परेशान था इस सरकार में। उसकी थाली में दाल की कटोरी तो पहले से गायब हो गई थी, अब सरकार सब्जी की भी कटोरी गायब करना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश का कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहा है। वित्त विहीन टीचर आज धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इन मुद्दों पर हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरने का आह्वान किया था और इसके बारे में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को लिख के दिया था, क्योंकि इस धरने में केवल माननीय सदस्यों को जाना था और हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरने के लिए दिया था। लेकिन जिस तरीके से कल बीती रात में विधायकों के साथ कार्रवाई हुई, उनका परिवार डरा हुआ है, उनके बच्चे डरे हुए हैं। जिस तरीके से इस मुद्दे पर नेक्स्ट सवाल करूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि 19 तारीख से वैसे भी असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहा है, मानसून सत्र। आप इन मुद्दों का बारे में वहां जिक्र करते, ये सत्र शुरू होने के प्री रोल कैसे कर दिया आपने, ये इसका क्या कारण है? आदरणीय ब्रिजेश जी, लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने और विपक्ष को अपनी बात उठाने के लिए सदन और सड़क दोनों का स्थान लोकतांत्रिक ढंग से दिया गया है। आज सदन की क्या परिस्थितियां हैं कि देश का या उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा बजट सेशन अभी आपके सामने गुजरा है, जो 6 से 7 दिन का था। हमने इस चीज़ को व्यवस्था के प्रश्न पे भी उठाया था और हमने तमाम दृष्टांत दिए थे कि 27 दिन से कम कभी बजट सत्र नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। किसी विषय पर, चाहे पीडब्ल्यूडी रहा हो, चाहे स्वास्थ्य रहा हो, चाहे एजुकेशन नहीं हो, चाहे एग्रीकल्चर नहीं हो, उनके मंत्रियों को चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। विपक्ष तो अलग बात है, बजट वार रखे नहीं गए, न उस पर चर्चा कराई गई। और जब सेशन में समय नहीं मिल पा रहा तो समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, नौजवानों के हितों के लिए सड़क पर भी खड़ी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कल रात में क्या हुआ? धरने का सवाल था कल रात में और आज दिन में क्या हुआ आप लोग के साथ? नहीं, कल रात का मैं भुक्तभोगी हूँ। कल रात में एकाएक 11:30 बजे हमारे घर पर एकाएक एक ट्रक आता है जिसमें बहुत ढेर सारे पुलिस के जवान उतरते हैं, फिर नीली लाल बत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं और पूरे घर को इस तरह घेराबंदी की जाती है कि जैसे कोई क्रिमिनल्स, बहुत बड़ा क्रिमिनल्स हो।
पूरे घर की घेराबंदी की जाती है, बाउंड्री फांद के लोग अंदर आते हैं। हमारे तो आस पड़ोस के लोग बहुत डर गए थे, और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, बछरामक विधायक श्याम सुंदर भारती के साथ हुआ। यही स्थिति हमारे एक विधायक अरमान के साथ हुआ, यही रविदास मेहरोत्रा के साथ हुआ, और ऐसे तमाम विधायकों के यहाँ बड़ी संख्या में रात में ही पुलिस पहुंच जाती है। आखिर हम पूछना चाहते हैं, इस लोकतंत्र में हम विधानसभा के लिए चुन करके आए हैं, और उसी विधानसभा में हम शांतिपूर्ण धरने पे बैठना चाहते हैं। विधायक को अगर विधानसभा में एक बात बताइए, जब इतनी पुलिस आपके घर पहुंच गई थी तो फिर आप इस धरने तक कैसे पहुंच गए? जी नहीं, मैं तो पहुंचा धरने पे। मैं तो फिर जब मैंने देखा कि नहीं निकलने दे रहे हैं तो मेरे पैर में चोट भी आई। 2:30 बजे रात में आप घर से भागे? बाउंड्री फांद करके मैं किसी तरीके से वहां नहीं भागा, नहीं मैं भागा नहीं, लेकिन मैंने अपने को मैं भी वही कह रहा हूँ, मतलब रात में आप घर से निकल गए? हाँ, मैं बिल्कुल निकल आया। मैं वहां पर जनता के हितों के लिए हम लोगों को धरना देना था, हमको गिरफ्तारी नहीं देनी थी। और हम आए और मैंने विस्तार से आपकी बात समझ ली। अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई आलोक जी, अगर विपक्ष मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो उनके घरों पे कई ट्रक पीएसी पुलिस भेज के उनके विधायकों को डराना, धमकाना, और जो प्रदर्शन करने निकले तो अरेस्ट कर लेना। क्या डेमोक्रेसी में विपक्ष के विधायक विधान भवन नहीं जा सकते, वहां पर धरना नहीं दे सकते? ब्रजेश जी, एक ट्रक पुलिस जिसके यहाँ जाएगी ना, वो भाग नहीं सकता है। तो यह दोनों ही आपस में कंट्राडिक्टरी लग रहा है कि माननीय पांडे जी कह रहे हैं कि एक ट्रक उनके यहाँ जो है पुलिस के जवान पहुंचे और तमाम और गाड़ियां पहुंची पुलिस की, उसके बाद भी अगर उनको वहां से भागने का मौका मिल गया है तो ये अतिशयोक्ति है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा और उसके आसपास के एरिया में माननीय न्यायालय का आदेश है कि वहाँ पर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है, और वहाँ हमारे नागरिकों के हित में है, क्योंकि हमारे धरने प्रदर्शन से कोई भी राजनीतिक दल हो, वहाँ पर आप वो एक सबसे मेन चौराहा और मेन रोड है जो कि विधानसभा मार्ग है, आप जानते हैं लखनऊ की, उसका जाम होने का मतलब है कि तमाम जो है वहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ से तमाम बच्चों का स्कूल जाना होता है, तमाम और अन्य गतिविधियाँ व्यापारिक होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो प्रतिबंधित है और न्यायालय का आदेश से है। और यह आदेश बहुत पुराना है, ये हमारे ऊपर भी जो है समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी हम पर भी लागू होते थे, हमको भी धरना प्रदर्शन वहाँ नहीं करने देते थे। और सीधी बात यह है कि आप तो संविधान को अगर मानते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आप विश्वास रखते हैं, तो अभी 4 दिन बाद विधानसभा होने जा रही है, वहां तो आपके सारे वक्तव्यों को और सारे आपकी बातों को लिखा जाएगा, जो कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी उदाहरण होता है। तो आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका सिर्फ उद्देश्य यह है कि हम किसी भी तरीके से प्रदेश में अराजकता फैलाएं और हम जो है कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने। यह जो आपकी पुरानी परिपाटी है समाजवादी पार्टी की, यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास पूरी प्रदेश की जनता जानती है। इसी कारण से आप लगातार 4 चुनाव, बड़े चुनाव, 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव, जिसमें आप अपने सहयोगी दलों के साथ लड़े थे और हर बार सहयोगी दल आपने बदले, आपको मुंह की खानी पड़ी थी। कारण अगर ये है कि अगर आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे सचेत रहते और आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते और जनता के बीच में बराबर रहते, तो शायद आपके पर ये बताओ आलोक जी कि रात में विधायकों के घर, आपकी और फॉर्मर मिनिस्टर्स के घर पुलिस भेज के दबिश डलवाना, उनको नजरबंद करना, रविदास मेहरोत्रा वगैरह के वीडियो मैंने देखे हो तो घर पे ही नजरबंद थे, अरविंद गोप वगैरह तो घर से निकल ही नहीं पाए, ऐसा क्यों कराया? ब्रजेश जी, यह कानून व्यवस्था का प्रश्न है और इसमें पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वह हर शहर में और पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बना के रखे। तो यह प्रशासनिक निर्णय है, इसमें राजनीतिक से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है और यह निर्णय पूर्णतः प्रशासनिक है। अगर कहीं पर रोका भी गया होगा तो इसी दृष्टि से रोका गया है कि उससे जो है जनता जनार्दन को कहीं कोई कष्ट न पहुंचे। लेकिन ये 21 MLA डेली बैठेंगे 19 तारीख तक, तो यह पुलिस का काम है। कानून व्यवस्था में अगर ये बाधा उत्पन्न करेंगे तो वह उनका पास अधिकार है, अगर ये शांतिप्रिय ढंग से करेंगे तो इनको लोग अपना धरना देने का अधिकार है। सरकार ने खुद ही एक धरना स्थल घोषित किया लक्ष्मण पार्क के पास में, वहां पर जितने भी धरने होते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा हो चाहे सामाजिक संगठनों के द्वारा हो,
वहीं बैठ करके जो है लोग धरना देते हैं। अगर इनको धरना देना है तो वहां बैठ करके दे सकते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, विधानसभा जाम करने के लिए हमारे पास कोर्ट की मर्यादा का पालन करना है और सरकार उसी का पालन कर रही है। ये अगर इतने गंभीर होते तो इनके जो नेता हैं चुनाव में आजमगढ़ भी जाते और रामपुर भी जाते। वहां पर तो वो सो रहे थे इसी कमरे के अंदर, 5 स्टार होटल के फैसिलिटी वाले बंगले में वो रहते हैं, व्हाइट हाउस में। छुट्टियां वो विदेशों में मनाते हैं, गाड़ी में चलने के लिए उनको बढ़िया आलीशान विदेशी गाड़ी चाहिए, तो वो प्रदर्शन कहां कर पाएंगे। ये मात्र विधायकों को भरमा करके जो उन्होंने आज इस तरह का ये प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चोट कर रहे हैं। 19 तारीख को विधानसभा शुरू हो रही है, किसी ने नहीं रोका। आप थैंक यू आलोक जी। विधायक है, माननीय विधायक है, जनता के प्रतिनिधि चुने हुए, जो स्थल है वहां पर कहिए अपनी बात। धर्मवीर चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो सपा वाले निकल आए मैदान में, आप लोग का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या चाहते हो? नहीं ब्रजेश जी, देखिए जो आप कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता अभियान पिछले कई महीने से चल रहा है। 75,000 मेंबर पर विधानसभा का टारगेट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको दे रखा है, सभी लोगों को, और ये पूरे देश में चल रहा है, ऐसा नहीं है। 75,000 एक विधानसभा में? जी 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 जी, बिल्कुल तब बिल्कुल। तो आपको वोट की जरूरत ही नहीं, आपके मेंबर वोट डाल देंगे, आप जीत जाओगे। बिल्कुल। तो ये जो, लेकिन जो आज आपने जो ये डिबेट रखी है जी, और हमारे सम्मानित भाई समाजवादी पार्टी के भी बोल रहे थे, तो ये तो अराजकता का जो इतिहास है समाजवादी पार्टी का, वो बहुत पुराना है। और ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो अंधेरे में अभी रामगोपाल यादव जी मिलने गए थे, जो माफियाओं की सिफारिश कर रहे थे, इटावा के माफियाओं की, उसमें ये प्रकरण भी नहीं था। ये जितने भी आज ये एक सर्कस की तरह एक प्रायोजित कार्यक्रम हुआ है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ये कार्यक्रम चलाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जमीन धीरे धीरे दरक रही है। ब्रजेश जी, इनके जो अलायंस के लोग हैं वो भाग रहे हैं, चचा भाग रहे हैं, दूसरे चचा दूसरे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखर रहा है। थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करो कि सपा और भाजपा, जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं, कैसे? देखिए, अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, मतलब ये एकदम नई थ्योरी है। उस चुनाव में ब्रजेश जी कम उम्र दिखा करके पर्चा निरस्त करा दिया गया। अभी रामगोपाल यादव जी, पांडे जी रुकिएगा, आऊंगा आपके पास। अंधेरे में, हाँ, आप बोले चौधरी जी, बोले। ये सब क्या शो कर रहा है? आप मोहन भागवत से आप मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से आप मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से आप मिलते हैं, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों आपस में मिली हुई है। ये लेकिन दोनों चीफ पूरक मिनिस्टर एक से दूसरे या के। प्राइम मिनिस्टर से मिलना क्या मिली भगत का संकेत होता है? वो तो सबके होते अभी हैं। विधानसभा का सत्र, अभी हमारे दूसरे साथी बता रहे थे, इसमें इको आ रही है, जरा इसको हाँ, बंद मैं ठीक कराइए करा जरा। रहा हूँ, आप बोलते रहे तब तक जी। ये जो अभी हमारे एक दूसरे साथी बता रहे थे कि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, अवस्थी जी, वो हाँ। होता ही इसीलिए है कि प्रदेश की जनता की समस्याओं को आप पटल पर रखें। सम्मानित विधायक, एमएलसी, सारे लोग वहां बोले, लेकिन नहीं, चूंकि इनको तो अराजकता प्रस्तुत करनी है। गुंडा राज जो चल रहा है वो पूरक है एक दूसरे के, तो इनको जो वहां पर हाई कोर्ट का आदेश है कि यहां पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, तो ये संविधान की बात नहीं मानते, ये कानून की बात नहीं मानते, ये जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी बात नहीं मानते। इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव जी को भेजा रामगोपाल जी को उन्होंने कि भाई एक प्रायोजित कार्यक्रम, एक पटकथा लिखिए, तो उसी कड़ी में ये आज इन्होंने अपना आगे इन फ्यूचर कभी बहुजन समाज पार्टी भी कोई इस तरह का कार्यक्रम करना चाहेगी जनता के मुद्दों को लेके, या फिर आपका इसमें विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है और हम कभी भी इस तरीके की अराजकता ना हमारी पार्टी में होती है ना हम करते हैं। थैंक यू चौधरी जी। अगर कहीं जी, धरना प्रदर्शन होगा तो उसकी विधिवत परमिशन ली Thank you. जाएगी और
तब उसको धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ओके, मनोज पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आगे डिबेट को बढ़ाता हूं। जी बस मैं ब्रिजेश जी इतना ही कहना चाहता था कि एक पूरब में कहावत है कि शू बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसके 72 छेद हैं। हमारे जो बसपा के एक साथी भी बोल रहे थे, तो आज तो स्थिति की हो गई कि टेक्निकल रूप से तो एक विधायक है इनका विधानमंडल में, लेकिन वो भी इनका पूरा नहीं है। जहां तक आलोक जी अभी हमारे ज्ञान का वर्धन ना कर बीच रहे में हैं, टोका मैं टाकी याद नहीं, दिलाना चाहता हूं धर्मवीर जी नो, 12 से धर्मवीर जी नो, 12 टोका से टाकी नहीं, 17 मैं टाइम दूंगा अपने टाइम पे बोलना, नो ना डालो, टोका टाकी ना कोई डालो। बोलता है तो मैं नहीं बोलता हाँ, हूँ कभी। मैं चुप करा दिया, कभी किसी बोले। में नहीं बोलता हूँ और मैं चाहूंगा कोई मैं ना सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जी। अपनी अपनी बारी बोलो। जो हमारे सबको पर्याप्त समय। आलोक जी हमें आलोक जी हमारा ज्ञान वर्धन कर रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जरा आलोक जी इतिहास उठा करके देख लें, आदरणीय खन्ना साहब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और बीच में हुकुम सिंह जी भी नेता प्रतिपक्ष थे। कितनी बार चौधरी चरण सिंह जी के ही मूर्ति पर इन लोगों ने धरना दिया है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बार। तीसरी चीज की इन्होंने जोड़ा धरना और प्रदर्शन। मेरी जो चिट्ठी थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम कार्मिक धरना देंगे शांतिपूर्ण ढंग से और उसमें 21 विधायक रहेंगे। 21 विधायक अगर विक्रमादित्य मार्ग से निकलते और विधानसभा तक पहुंचते तो कौन सा जाम लग जाता, कहां रोड बंद हो जाती, कहां ट्रैफिक खत्म हो जाती। जिस विक्रमादित्य मार्ग से रोज 2-2.5 हजार लोग निकल रहे हों, और ये कहते हुए लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि अगर विधायक को विधानसभा में जाने से रोका जाएगा तो कहां जाएगा। हमको 25 करोड़ जनता के बीच में से हम चुन करके ही विधानसभा में अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। थैंक यू। और ये हमारा संवैधानिक भी अधिकार है कि विधायक विधानसभा के अंदर जा सकता है। और आज लोग ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। और एक साथी जो अभी ज्ञान दे रहे थे, उनसे एक सवाल केवल मैं पूछूंगा कि अभी जो कल लोधी रोड पे 2 बंगले अलाट हुए हैं, वो बंगले इनको किस चीज के पारितोषिक हैं? हम जरा ये पूछना चाहते हैं। किस पार्टी को अलाट हुए हैं मुझे नहीं पता। मनोज पांडे जी, ये बसपा के हमारे साथी को मालूम है। अच्छा, कुछ अब पता नहीं, आप लोग क्या अंदर अंदर बात कर लेते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आलोक अवस्थी जी 20 सेकंड, गो अहेड। ये अफवाह फैलाने का पांडे काम जी मनोज की पांडे बात जी को ना ही करें। आगे बढ़ाऊंगा जो ये बात कह रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि विधानसभा जाने में किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपका मंतव्य यही था कि हम वहां पर जाके शांतिपूर्ण ढंग से और हम वहां बैठना चाहते तो किसने रोका है? आप 1-1, 2-2 कर करके विधानसभा जा सकते हैं, विधायक हैं आप, आपको कोई रोक सकता ही नहीं। सरकार आपकी गाड़ी में पास होता है विधानसभा का। आप जब घोषित रूप से अपने समर्थकों के साथ आप जा रहे हैं तो वहां पे कोर्ट का ऑर्डर जो है अप्लाई हो जाता है। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखना पुलिस का काम है। विधायकों को विधानसभा जाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं है। आप 1-1, 2-2 करके जाते, 21 क्या वहां 50 इकट्ठा हो जाते तो कल अगर ये 1-1, 2-2 करके जाएं तो आप अलाउ करोगे? आपका जो है आपका मंदिर है। नहीं, विधानसभा के अंदर जाने में किसी विधायक को सरकार कैसे रोक सकती है? और ना ही पुलिस प्रशासन रोक सकता है। शुक्रिया, आपका डिबेट आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उमाशंकर जी शुक्रिया। विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा जनता के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्रमिक प्रदर्शन। कोई नया कुछ खोजा है पांडे जी ने, जिस कहा कि चरण सिंह जी की प्रतिमा के नीचे बैठेंगे। कांग्रेस का कोई पार्टिसिपेशन है इसमें? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस इतिहास का सबसे बड़ा भारत जोड़ो अभियान चला रही है, जिसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3570 किलोमीटर की यात्रा तमिलनाडु से लेके श्रीनगर तक हो रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो इससे बड़ी पदयात्रा तो मुझे नहीं लगता कि इतिहास में हम सबको याद है कभी किसी विपक्ष के दल ने किया था, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी लड़ाई जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और उससे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों में नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटी सेकने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकल रही है। ये जो सपा वाली प्रदर्शन है, इसके बारे में आप क्या दृष्टिकोण रखते हो? ये वोट लेने के लिए कर रहे हैं ये लोग या वाकई में जनता की फिक्र है मनोज पांडे को? देखिए ब्रजेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है
कि लोकतंत्र में जिनके ऊपर मुख्य विपक्षी दल का श्रेय है, अगर वो जनता के लिए निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छा कदम है। इसमें लोकतंत्र में विपक्ष की ही जिम्मेदारी है कि वो सड़क पर उतरकर सरकार के मुख्य खिलाफ विपक्षी दल कूदा है तो कांग्रेस के दो कहाँ हैं? आपके दो हैं? नहीं, हमारे दो हैं। हमारे दो यात्रा में लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसा महाअभियान जो इस देश का भविष्य तय करने वाला है ब्रजेश जी, वो उसमें लगे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू जी से लेकर आराधना मिश्रा जी, वीरेंद्र चौधरी जी और उत्तर प्रदेश के जो हमारे सांसद हैं, सोनिया जी को छोड़ के बाकी जो 4 सांसद हैं हमारे, 3 राज्यसभा के और 1 लोकसभा के, वो सब उसमें लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है इस देश के लोकतंत्र एक और को प्रश्न है बचाने के आपसे लिए। कि क्या नैतिक और राजनीतिक दोनों समर्थन आप समाजवादी पार्टी को उसके इस अभियान को लेकर करते हैं या नहीं? नहीं, हम वेलकम करते हैं कि इतने समय तक समर्थन नहीं, वेलकम। समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष है, पांडे जी नोट कर लेना, ये समर्थन नहीं दे रहे हैं, वेलकम केवल कर रहे हैं। ये लंबे समय से सड़क पर नहीं आ रहे थे। कौन? अगर आए हैं तो वेलकम है, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 21 विधायक, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो पूरे जनसैलाब के साथ यात्रा कर रही है। समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि अगर संख्या बल कम हो तो अलग बात है, लेकिन यह है कि संख्या बल के साथ इस सरकार से लड़ना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं लास्ट बात में ब्रजेश जी, लास्ट बात, हाँ, कंक्लूड करें अभी प्लीज। आलोक अवस्थी जी कह रहे थे ये अराजकता है। लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन अराजकता है तो 2014 के पहले जब गैस सिलेंडर की कीमत 390 और 410 रुपए के बीच था, तब तो आप सिलेंडर जो है सिर पे रख के संसद में जाते थे, शुक्रिया। और आज वो अराजकता हो गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चरित्र मत हेमंत तिवारी जी को डिबेट में लाया जाए। हेमंत जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आज विपक्ष, लार्जेस्ट अपोजिशन, जिसका पास मुख्य शेयर है अपोजिशन का, आज वो सड़क पर उतरे और अगले 4-5 दिन लखनऊ की सड़कों पर ऐसे ही बवाल मिलेगा। या तो फिर इन विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, और अगर एक एक करके आएंगे जैसा आलोक अवस्थी दावा कर रहे हैं तो इनको एंट्री मिल जाएगी। तो इस पूरे अभियान को, इस आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? दूसरा, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है कि 21-21 आएंगे। अरे भाई, इकट्ठे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये 21-21 का क्या फार्मूला है? क्या लंबी अवधि तक चलाना मकसद है, या फिर लोगों का ध्यान खींचना, आकर्षित करना है, या फिर वाकई मुद्दे की मसाल को रोज जलाए रखना है? यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है ब्रजेश जी। कन्फ्यूजन इस बात का है कि आज की प्रक्रिया के बाद क्या 19 तक यह क्रमिक अनशन चलेगा? कुछ खबरें इस तरह का आ रही हैं कि अब शायद ये नहीं चले, मनोज जी बता सकते हैं बेहतर। और 19 को सीधे अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च करेंगे ये लोग विधानसभा तक। अब क्या स्थिति है नहीं पता, खबरें फिलहाल हवा में ही तैर रही हैं। अगर ऐसा होता तो बुरा क्या है? बुरा तो कुछ नहीं है। जब आप अपोजिशन में होते हैं, आप अपने आप को खुद कमज़ोर कर लेते हैं। आप अपोजिशन से जो अपेक्षित होता है डट के मुकाबला करना सत्ता पक्ष का, जब आप नहीं करते हैं, जब आप सड़क पे नहीं उतरते हैं, तो आप जब कभी उतर जाते हैं, आपकी वाह वाह, जैसे कांग्रेस ने स्वागत किया वैसे जनता ने भी सोचा वाह वाह, आप कम से कम उतरने की कोशिश तो आपने की। देखिए यहाँ बड़ा फ़र्क है। सदन जब नज़दीक है तो आप सड़क पर उतर रहे हैं। सदन जब न हो आहूत तब तो आपको सड़कों पर दिखना चाहिए। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे 100 गुना अच्छा तब हो सकता है जब श्री अखिलेश जी जो लीड करते हैं समाजवादी पार्टी को, जिनको 2022 में अपेक्षित तौर पर बहुत बढ़िया सफलता मिली है, अगर उनको 24 में मैदान में रहना है तो अपने पिताजी की शैली से कुछ ग्रहण करें, सीखें। तो आप चाहते हो कि ये रोज धरना प्रदर्शन करें? किसी भाजपा के नेता सड़क की पर रोज टिप्पणी नहीं। देख नहीं, मैं एक चीज देख रहा था, भाजपा के एक नेता की टिप्पणी देख रहा था, बड़ी मजेदार है। उन्होंने कहा कि ये देखिए कहाँ का प्रदर्शन है। अगर आज मुलायम सिंह यादव इसी जगह होते तो सड़कों पर जनसैलाब आ जाता, पूरी सड़कें भर जाती। इसमें कोई शक नहीं कि जितना हम लोगों ने मुलायम सिंह यादव की राजनीति, जो जमीन की राजनीति देखा है, उसमें उन्होंने लगातार 1995 में सरकार से हटते हैं, बसपा अलग हो जाती है, मायावती चीफ मिनिस्टर बनती हैं, तीसरे दिन पहुंच जाते हैं शिकोहाबाद मुलायम सिंह यादव 50,000 की भीड़ लेकर के। तो मतलब जब आप मैदान में
हारते तो इस हैं प्रदर्शन का चुनाव आप के, कोई इम्पैक्ट उसके बाद आपको पाते हैं लगातार जनता के मैदान में रहना बीच, चाहिए। और या फिर ये सांकेतिक है? देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, अगर मैं रस में अदा करूंगा तो दुनिया, हम ऐसे रंगमंच पे राजनीति कर रहे हैं, अब तो रंगमंच की राजनीति हो गई है, ऐसे रंगमंच पे राजनीति हो रही है कि एक एक करेक्टर, एक एक एक्टर, एक एक एक्ट, एक एक इम्प्रेशन सीधे सबके सामने जाता है, किसको पता नहीं कि ये देखिए, एक मेरी तो कवायद थी। दिलचस्पी लेकिन ये मैं जानने कहता में हूं, ज़्यादा है यही कि कवायद हेमंत अगर जी, नियमित रूप से होती इस रहे। बात में ज़्यादा है कि 2:30 बजे रात में हमारे पांडे जी दीवार कैसे फांदे और कैसे गए होंगे, ये भागे होंगे, कैसे निकले होंगे, मतलब उस पर एक अलग से स्टोरी होनी चाहिए। हेमंत जी, नहीं, एक बात तो है, देखिए विजय जी, मानना पड़ेगा कि जब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सारी घेराबंदी इनकी कर ली, तो भी पांडे जी ने ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी की लाज तो बचा ली साहब, वहां से सीट निकाल कर आए। पांडे जी के लिए इतना ड्यू है, पांडे जी ने एक बात तो स्थापित हो गई कि घर से लेकिन निकलने मैं कह रहा हूं कोई न कोई अगर हिकमत इनके पास है। ये रायबरेली के पांडे हैं ना, रायबरेली के लोगों को बड़ी हिकमतें आती हैं। और सुनिएगा, हेमंत जी, बाहर पूरी फोर्स खड़ी रहती है, हाँ। और पीछे से निकल जाते हैं। और सुनिए, मैं एक बात बता दूं, मुझे लगता है ऐसा कोई कई टनल बार वनल टाइप नेताजी नहीं कर बनाए चुके ये हैं। घर में, मुलायम सिंह कोई यादव टनल वगैरह ऐसे 20-30 साल पुरानी बात हुई होगी। ब्रजेश जी, पूरी फोर्स ने घेर लिया मुलायम सिंह यादव का घर। मुलायम सिंह यादव घर विक्रमादित्य मार्ग पे 5 नंबर बंगला, पूरी फोर्स ने शाम को घेर लिया। उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर रखा था। पता लगा रात से एसएसपी लखनऊ पागल परेशान, कोई सुनगुन नहीं आ रही थी। फोर्स और बढ़ा दी गई, वो रेलवे की पटरियों तक फोर्स लगा दी गई, 4 मोर्च घेर लिया गया, जैसे पांडे जी घेरा गया 2:30 बजे रात में, और किसी को कोई खबर नहीं। पता लगा अगले दिन नेताजी उधर दिखाई पड़ रहे हैं बुलाकी अड्डे से निकल करके पब्लिक को लीड करते हुए। तो समाजवादी जो लोग होते हैं, इनमें इस तरह का हुनर काबिलियत थी, लेकिन उसकी हानि हो रही है, उसका थैंक यू ह्रास हेमंत हो जी, रहा है। शुक्रिया। इसलिए शायद समाजवादी वीरेन पार्टी जी भी आ गए हैं जो डिबेट अपेक्षित में। उसको वीरेन नहीं जी, मिला। आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो कुछ भी हुआ, और ये अगले 3-4 दिन जारी रहने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मनोज पांडे जी ने, हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनका ही कहना है कि 19 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, पुलिस एक्शन जो हुआ वो कैसा था, और अब समाजवादी पार्टी की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, ये जो मानसून सत्र 19 से 24 के बीच होने जा रहा है, विपक्ष का ये मानना है कि सरकार अपना कामकाज निपटाने के लिए सत्र ला रही है, और छोटे से सत्र में विपक्ष को जनता की समस्याएं सदन में रखने का मौका नहीं मिलेगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न, महंगाई, कानून व्यवस्था, तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो एक ध्यानाकर्षण लाने की कोशिश में थे। शायद सपा ने भी इतना नहीं सोचा था कि आज का आंदोलन इतना बड़ा होगा, लेकिन ये आंदोलन बड़ा हो गया। और अब ये बात आई कि सपा ने भी स्ट्रेटजी बदली है, वो हर दिन विधायकों को अलग अलग दिन भेजेगी। 111 के करीब विधायक हैं समाजवादी पार्टी के पास, वो चाहे तो 19 तक करते रहेंगे प्रदर्शन। लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक चीज़ अच्छा हुआ कि वो जो आंदोलन के नाम से पार्टी बनी थी, जो जेल भरो आंदोलन, हल्ला बोल जिनका नारा था, वो चीज़ अब इसमें कम हो गई थी। एक बार ये दोबारा आई। ये दूसरा ये है कि मुलायम सिंह का जो ज़माना था, वो ज़माना सड़कों का ज़माना था। तब समाजवादी पार्टी सड़कों पे बहुत लड़ती थी। अब वो ज़माना बदल चुका है, इसीलिए आज समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हैं लोग। लेकिन ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भाजपा के खिलाफ अगर कोई सड़क पर उतर सकता है, तो समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी उतरती तो है, लेकिन संख्या बल नहीं रहता। कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो चौराहे पर रोक दी जाती है, बसपा प्रदर्शन करती नहीं कोई। तो कोई दल नहीं है जो बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला रोक सके। तो इस मुकाबले को आप 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां 35 साल में कोई सरकार रिपीट ना हुई हो, जहां पर बीजेपी और योगी की दोबारा सरकार बन गई हो, वहां पर
हम कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बातें जनता के बीच लाते तो हैं, लेकिन जनता विपक्ष को वोट नहीं देती है। जनता बीजेपी को वोट दे रही है और बीजेपी की सरकार बनवा देती है। तो विपक्ष ये मुद्दे जनता के नाम पर तो ला रहा है, लेकिन जनता उसको पूरा समर्थन नहीं दे पा रही है। तो ये माना जाएगा कि बीजेपी की नीतियों के साथ अभी ज़्यादा जनता है। एक चीज़ और है कि सपा से जो उम्मीद लोग करते हैं, अभी 2024 का चुनाव दूर है, ये विधानसभा सत्र तक तो ये आंदोलन कार्यक्रम चल सकता है, लेकिन उसके आगे चलेगा, कितना चलेगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि जवानी में जिनका दीवार फांदने का बहुत रिकॉर्ड था, वो उम्र के उतार में चौधरी बन जाते हैं। और ये रफीक सदानी साहब ने लिखा है जी कि भाई ये इस तरह के अनुभवी लोग हैं हमारे समाज में। समाजवादी पार्टी एक चीज़ से सीख ले सकती है ब्रजेश जी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं पूरे देश में। अगर समाजवादी पार्टी जनाधार बढ़ाना चाहती है तो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में वो भी यात्रा निकाले और उसके बड़े बड़े नेता अपने अपने लेकिन ये बताओ, यात्रा का कोई इम्पैक्ट पड़ता है या फिर ये सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर होता है? इसका क्या इम्पैक्ट लोगों के बीच पड़ता है यात्राओं का? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि यात्रा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, इसके क्या मायने हैं। उन्होंने लिखा कि लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। ये सिर्फ आप इसको इस नज़रिए से देखिए। अच्छा, एक चीज़ और आप देखिए कि जो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन उत्तर प्रदेश में विपक्ष कर रहा है वो खराब है। अगर बंगाल में और राजस्थान में बीजेपी करती है तो ठीक है, वहाँ कई और राज्यों में भी ऐसे होता है। आप ये देखिए कि एक आंदोलन से बीजेपी की मंत्री बन गई थी स्वाति सिंह, आप लोगों को याद होगा। तो बीजेपी ने भी बड़े आंदोलन किए हैं, बड़े संघर्ष किए हैं, आज वो सत्ता में बैठी है। और तमाम सारे दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं। आज हिंदी दिवस है, कभी मजदूर दिवस, कभी कमज़ोरों के दिवस मनाए जाते हैं देश में, मजबूत आदमी दिवस नहीं मनाया जाता। और जी आज बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा कि बीजेपी ने विपक्ष में जब रही तब भी उन्होंने आंदोलन किया, और आज सत्ता में रह के भी वो विपक्ष को किस तरह से आंदोलन करने से रोक रहे हैं ये भी लोग देख रहे हैं। दोनों बातें साफ हैं। इस प्रदेश में मुद्दे उठाने के लिए बहुत कुछ हैं, मुद्दे उठाने भी चाहिए, विपक्ष का काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर जनता का कितना उसको सपोर्ट मिलता है। अगर ब्रजेश जी जनता सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या करें। कांग्रेस तो देखिए ख़त्म है। कांग्रेस जिस तरह से प्रदेश देश में राजनीति कर रही है, 2 ही विधायक तो हैं उनके पास। आज तो गोवा वाले भी 8 चले गए। हाँ, जो कसम खाए थे जाके मजार पे कि हम नहीं जाएंगे, वो जाके आज शामिल हो गए बीजेपी में। तो ऐसा नहीं है कि महंगाई से बीजेपी कार्यकर्ता नहीं त्रस्त है, या बीजेपी के यहाँ बेरोजगारी नहीं है, या बीजेपी के लोगों के मन में सवाल नहीं आते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि विपक्ष में धर्म और जात विशेष की सियासत हो रही है तो वहाँ पर वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। लेकिन आप एक बात ये आई थी कि सपा और भाजपा मिले हुए हैं। आप मिले हुए ना कहिए, ये कह सकते हैं कि जब भाजपा कोई मुद्दा उठाती है तो फायदा सपा को होता है, और सपा कोई मुद्दा उठाती है तो भाजपा को फायदा हो जाता। ये दोनों पार्टियां आपस में फायदा ले रही हैं, बाकी लोग कमजोर हो जाए। यूपी में बाकियों का स्कोप खत्म है, मतलब ये बिल्कुल सही है जी। ये स्थितियां बन रही हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि बीजेपी से जितना टक्कर लेंगे उतना वोटों का ध्रुवीकरण होगा। अभी तो आज एक प्रदर्शन हुआ है, अब कल देखना है कि कल क्या होता है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि सियासत में जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, कि अभी आंखों की समाएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है।
और हजारों जख्म खाकर भी मैं सरकार के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है कि अब तक दिले खुददार जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और अपना एनालिसिस और ओपिनियन के लिए। मनोज पांडे उत्तर प्रदेश की असेंबली में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, विधायक और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। ओके पांडे जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ओके, पांडे जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अगर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं और लोकतंत्र में हक भी है विपक्ष का, और पांडे जी कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो सिर्फ वहाँ तक जाएंगे चरण सिंह जी की प्रतिमा तक, तो इनको जाने की इजाज़त दी जाए, अपने मुद्दा ये उठाएंगे, उसमें गलत क्या है? नहीं, मुद्दा उठाने से कोई रोक टोक नहीं है, और विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कहाँ पर उठाएंगे। लेकिन ये विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाना चाहते। विधानसभा 4 दिन के बाद है, वह पूरा मौका है, दिन भर मुद्दे उठाइए, दिन भर इस पर बहस करिए, आपके पास सारा अवसर है। आप जनता को परेशान करना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उनको परेशान करना चाहते हैं, आप वकीलों को अदालत जाने से रोकना चाहते हैं, आप कर्मचारियों को नौकरी पे जाने से रोकना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है माननीय न्यायालय का आदेश है कि ऐसी स्थितियों में वहाँ पर धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, और यह अब विभिन्न समय पर जो सरकार है पालन कराती रही है। इनका मुख्य कार्य है अराजकता फैलाना, और अराजकता इनकी मुख्य निशानी रही है। तो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व चरित्र रहा है उससे हम अवगत हैं, और इसीलिए कानून व्यवस्था के नाते पुलिस ने उनको रोका है। मैं कांग्रेस के नेता पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की बहुत चर्चा करी है ब्रजेश जी, जबकि ये सब्जेक्ट आज का नहीं था। लेकिन मैं इस बात कहना चाहूंगा कि वह श्रीमान राहुल गांधी जो कि अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे, 2 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, वहां पर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कौन अध्यक्ष होगा। पादरी जॉर्ज पोनैया के पास जाते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, और वो कहते हैं कि जीसस ही असली गॉड है, और शक्ति की प्रतीक देवी और देवता, वह कोई भगवान नहीं है। उस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही राहुल गांधी की आई है, जो कि तमाम सनातन धर्मियों को जो हमारे जो अरबों लोग हैं सनातन धर्म को मानते हैं, वो किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत में ही कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवता जो है वो भगवान नहीं है और सिर्फ जीसस गॉड है। और श्रीमान राहुल गांधी सर्वोच्च नेता इस समय मैं कहता हूं कांग्रेस के, एक बयान उनका नहीं आया कि जॉर्ज पोनैया ने जो कहा है मैं उनके कहने के साथ में नहीं हूं, और मैं खंडन करता हूं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, और जिस कांग्रेस ने भारत को तोड़ा है, जिसने विभाजन किया है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में जो भारत के टुकड़े किए हैं, जिसने कश्मीर की समस्या को पैदा किया है, वो किस तरह का भारत जोड़ो अभियान चला रही है, इसका जवाब हमारे जो है मैं जरूर उमा शंकर जी से लूंगा। लेकिन मनोज पांडे जी जानना चाहते हैं कि कल ये लोग 21 विधायक जाएं अगर विधानसभा में और चरण सिंह जी की प्रतिमा के नीचे बैठ जाएं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? एक एक करके जाएंगे। ब्रजेश जी, कानून व्यवस्था का अगर पालन करेंगे तो इन्हें कोई रोकने वाला एक एक करके जाएंगे, कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं करेंगे, के साथ जाएंगे, अपनी अपनी तो गाड़ी हमारे से पास जाएंगे। माननीय न्यायालय का आदेश है, और पुलिस व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था का पालन करना प्रशासन का अपना अधिकार है, क्योंकि उनकी जवाबदेही कोर्ट के प्रति है, तो कोर्ट उनसे पूछ सकता है। इसलिए अगर प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई करेगा, यह अगर वहां जाके विधानसभा जाना चाहते हैं तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। विधायक का लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और हर विधायक को माननीय विधायक को जाने की वहां पर इजाजत है। तो आपकी बात मानकर कल ये लोग एक एक करके जाएंगे विधानसभा, ठीक है? आलोक जी, मैं अपनी बात कह चुका ब्रजेश। अच्छा ठीक भाई, उमा शंकर ही कुछ पूछ रहे थे। मैं कह चुका, पांडे जी आदरणीय विधायक हैं और सम्मानित भी ये हैं। आलोक अवस्थी जी क्या वो जीसस वाली बात पूछ रहे हैं? हाँ, लेकिन उनकी पार्टी का जो इतिहास रहा है, जो उनके समर्थकों का, थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। अब उमा शंकर आपको जवाब देंगे, इसके बाद फिर मैं चौधरी जी को लेता हूँ। तमाम आतंकवादियों को समर्थन उन्होंने दिया है उनकी पार्टी ने, और तमाम बदमाशों को गुंडागर्दी ये कुछ पूछ रहे हैं कि वो कहाँ किस चर्च में गए थे और क्या हो गया राहुल गांधी, आप जवाब दीजिए पांडे जी। ब्रजेश जी, ये बात तो राहुल गांधी जी से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अगर आलोक अवस्थी जी को ये बात पता है कि उन्होंने ऐसा बोला, तो फिर इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? देश का प्रधानमंत्री केरल करके ना सुन तो लीजिए, वन बाय वन सुन लीजिए, वन बाय वन मजा आएगा डिबेट में। उन्होंने ऐसा कहा तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर कोई किसी से मिलने जा रहा है
तो उसने अगर कुछ कहा है तो उस पर उसको सुनिए। आलोक जी ऐसे मत करिए, लोकतंत्र है। सुन लीजिए आपस में मेरी बात सुनिए। ये क्या कर रहे हैं आलोक जी, सुनिए तो ये क्या कर रहे हैं, घुमा करते हैं। हाँ बोलिए पांडे जी। देखिए मैंने भाजपा के तमाम नेताओं को, बल्कि ये कहिए सभी शीर्षस्थ नेताओं को आसाराम बापू के कार्यक्रमों में बिहुवल होके नाचते हुए देखा है। तो क्या वो आसाराम बापू के कृत्यों से जुड़े हुए हैं? गुरमीत राम रहीम, उनका हरियाणा में समर्थन लिया इन्होंने। ब्रजेश जी, उन्होंने समर्थन लिया। भाजपा के सारे नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आज सारे लोग गुफा में जाते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उस गुफा में जाते थे क्या? जवाब तो दीजिए, भागिए मत। आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है। आप इस बात को उठा के ला रहे हैं, आपको पता था और आपने कार्रवाई नहीं की। राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। सुन लीजिए, आप स्पष्ट सुन कर लीजिए, दीजिए। अब जवाब तो सुन लीजिए। आप जवाब ही नहीं आने देना चाहते, मतलब आप गलत हो। आप बोलिए पांडे। आपका राज्यपाल है, आपका गृह मंत्रालय है, अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो आपने क्या किया? राहुल गांधी जी मिल रहे हैं और आप कह रहे हो ये उन्होंने कहा है, उन्होंने कोई कार्रवाई अपराध क्यों नहीं नहीं कर रहे हैं? दोहरा चरित्र मत दिखाइए, अपना काम करेगा। सीधे बताइए, आपकी जिम्मेदारी है में ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का ये मत है, कांग्रेस का ये मत है कि जीसस गॉड है। अच्छा, किसी और दिन इस मसले पर डिबेट कर लेंगे। आज ये बताओ। मैं तो कह रहा हूं भाजपा कह रही है, भारतीय हो गया इस मसले पे, हो गया जवाब। कह रही है। उमाशंकर को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई उमाशंकर जी, हम लोग आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपने जवाब दे दिया, बात खत्म। अब किसी दिन हम कर लेंगे इस पर डिबेट। ये तो बता दो कि एक एक करके जाने की बात अलाउ कर रही है बीजेपी, मतलब आलोक जी ने अलाउ किया कि अगर एक एक करके ही अपनी वाहन लगी गाड़ी में जाएंगे और कानून व्यवस्था नहीं तोड़ेंगे तो विधानसभा जा सकते हैं, मतलब प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए अलाउ तो कर रहे हैं वो। मैं तो सुन रहा था आलोक जी को कि 21 लोग जाएंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, वकील कोर्ट का। अरे 21 लोग हैं प्रभु, 21 लोग बच्चों को पूरे लखनऊ की आबादी में मुझे लगता है 7-8 लाख बच्चे तो स्कूल जाते हैं, ये 21 लाख लोग रोक देंगे। मुझे लगता है 30-40 हजार तो वकील हैं लखनऊ में, ये 21 लोग उनको जाने से रोक देंगे। ये 21 लोग पूरे शहर के ट्रैफिक को ध्वस्त कर देंगे। कैसी बातें करते हैं? कह तो रहे हैं कि एक एक करके जाओ ना। नहीं तो इसका मतलब ये 21 की संख्या ये कुछ ज्यादा समझ रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ मामला तो है जो 21 लोगों को इतना ताकतवर बता रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी को लाया जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ध्वस्त कर देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर चौधरी जी, डिबेट के पहले राउंड में कुछ गंभीर आरोप सपा वाले लगा गए। अभी थोड़ा वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जैसे ही कनेक्ट होगा मैं उनको लाऊंगा। वो कुछ कह रहे थे बंगला उंगला कहीं मिला है। ये झूठे आरोप समाजवादी पार्टी कोई आज से थोड़ी लगा रही है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहते हैं। लेकिन अब सैफई में बग्गी नहीं चल रही है, ना वहां कैटरीना कैफ नाच रही है, ना वहां जैकलीन फर्नांडिस नाच रही है। अब ये 2 बजे सो के उठे हैं तो इनको याद आया कि धरना प्रदर्शन भी होता है समाजवादी पार्टी में। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई ठीक है, प्रोफेसर साहब बात करके आ गए हैं, आप लोग जो है ये प्रायोजित कार्यक्रम चला दीजिए। तो ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। और ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पर भी थोड़े दिन पहले एक डिबेट देख रहा था, उसमें 2005 से 2022 तक 17-18 जातियों को, जो ओबीसी की जातियां थी, इन्होंने दोनों पार्टियों ने उनको छलने का काम किया, ठगने का काम किया। क्या एक संवैधानिक चुने हुए मुख्यमंत्री को यह पता नहीं है कि ये जातियां बदलने का काम संसद में होता है? ये हाई कोर्ट के तमाचों से आहत हैं, इनको पता ही नहीं है कि प्रदेश कैसे चलाना है। ना समाजवादी पार्टी को पता है और ना बीजेपी को पता है। ये जो आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, ये पांडे जी कह रहे थे कि इनके घर पे। अच्छा सुनिए, एक और कांड हुआ है आज, और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने वाला है। सारे पुलिस वालों को 14 जातियां जो शेड्यूल्ड कास्ट में थी पहुंच गए, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब बना दिया गया है। मनगढ़ंत कहानियां ये आपके टीवी के डिबेट में परोस करके जनता को गुमराह ना करें। आजमगढ़ की जनता और एक हमारे पर्टिकुलर समाज के लोग अपनी गलती महसूस कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ताकत लगाने के बाद में वो फेल हो गए। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है
उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो आदरणीय बहन जी के समय थी वो सबसे बेहतर थी। जो विकास लखनऊ से लेकर के और नोएडा तक आपने देखा ब्रजेश जी, वो पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। तो आज रोजगार परेशान, बेरोजगार परेशान है रोजगार के चक्कर में, आज किसान परेशान है। इन सरकारों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। गाजियाबाद में 80 साल की वृद्ध बीजेपी के विधायक की मां के कान काट करके और बदमाश योगी जी के ले गए, कान काट करके कुंडल भी ले गए। तो यही राम राज्य है क्या? ये पाटीदार आईपीएस को नहीं पकड़ पा रही है पुलिस इनकी। ये बद्दो जो सबसे बड़ा इनामी बदमाश है उसके घर नहीं जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति, चलावे की राजनीति। प्रधानमंत्री जी का जो अन्न था मुफ्त में दिया हुआ, थैंक यू, छलावे में हेमंत तिवारी जी को लाया जाए स्क्रीन पे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चौधरी जी। ये पांडे जी जो हैं कांग्रेस वाले, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बुलंदशहर को छू करके यात्रा क्यों वापस चली जा रही है? थैंक यू, पूरे प्रदेश में क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये धन्यवाद, पार्टियां हैं, रुकिए पांडे जी, ये बीजेपी थैंक यू, साथ में ये नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है। थैंक यू चौधरी जी, शुक्रिया। यात्रा मैं आऊंगा, दूंगा टाइम, 2 सेकंड टाइम दे दूंगा, रुक जाओ। ओके, हेमंत तिवारी जी को लाया जाए। हेमंत जी देखिए, 2 बात निकल के सामने आई। एक तो आलोक जी की बात कि भाई एक एक करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो प्रदर्शन, वो तो कल पता चलेगा घर में पकड़े जाएंगे या पहुंच पाएंगे। दूसरा एक विषय अभी धर्मवीर चौधरी जी ने उठाया, इन्होंने कहा न सपा, न कांग्रेस और न बीजेपी, सब कोई उम्मीद लगाए किधर देख रहा है? बहन जी की तरफ। आप किधर उम्मीद लगाए हैं? देखिए, हम कहीं उम्मीद लगाएं या न लगाएं, कोई लगाए या न लगाए, आज की डिबेट को ही अगर हम नमूना मान लें तो आप ये सुनिश्चित मानिए कि चाहे नफ़ा हो या नुकसान, बहन जी समाजवादी पार्टी को ध्वस्त करके मानेंगी। पहले भी कह चुकी है, एलानिया कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए दुश्मन नंबर 1 है पॉलिटिकली। क्या अपनी कीमत पर? और हमने अतीत में वही देखा है। तो ये बताइए, और किसकी कीमत पर? कीमत का फलित क्या मिला? एक विधायक 4 बार मंडल कमंडल की राजनीति के बाद 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाली, 2007 में पहली बार अकेले दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा सुप्रीमो की पार्टी में कुल एक ही तो विधायक है भाई साहब। तो उसका फल तो यही माना जाएगा ना। मैं नकारात्मक वोट शेयर के मामले में आप नकार नहीं सकते। 12.5% का वोट शेयर है उनका जी, 12.5% का वोट शेयर है। लेकिन अगर इस वोट शेयर की ऊर्जा खाली समाजवादी पार्टी को नष्ट करने में लग जाएगी तो सीट एक ही आएगी, फिर सीट 111 नहीं आएगी, फिर सीट 51 नहीं आएगी। यही तो होता है, यही तो सियासत का बता दीजिए कि है कि या तो आप बढ़त ले लो क्रॉस करके या फिर आप नुकसान कर दो। चौधरी जी रुक जाओ, अब आपकी बारी में, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, बीच में ना बोले। हेमंत जी की बात कंप्लीट कर लेंगे, बोलिए हेमंत जी। मैं एक बात कहूं कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी 2024 के लिए बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कैरेक्टर हैं। अपने लिए शायद ना हो, लेकिन 2024 में क्या होने जा रहा है यह मायावती का एटीट्यूड, उनकी रणनीति तय करेगी। और स्वाभाविक सी बात है कि जो कुछ नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि बहन जी खुलेआम कहती हैं कि हम जितना नुकसान हो उतना नुकसान करेंगे समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत नेगेटिव अभी प्रूव हुआ है 2022 के इलेक्शन में, जहां 67 सीटें ऐसी आंकी गई हैं जहां बहन जी के कैंडिडेचर यानी बीएसपी के कैंडिडेचर के स्वरूप और उसको पाए वोट ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को डेंट मारा है। और ये जो परिणाम इतना बम्पर आया, जो बड़े लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, वो तो बहन जी के तेवर से ही टेढ़ा हुआ है ना। दूसरा चरण, तीसरा चरण, फिर पूर्वांचल के 2 चरण आप देख लीजिए, वो सीटें क्लियर हैं। तो बहन जी का एटीट्यूड यानी बसपा का एटीट्यूड अगर समाजवादी पार्टी के प्रति नकारात्मक है तो कहीं न कहीं किसी लिए धनात्मक होगा ना।
और वो धनात्मक भारतीय जनता पार्टी के लिए सिद्ध हुआ है। ये असलियत है, आंकड़े गवाह है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा, बहस, विश्लेषण की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।